Assalamu alaikum and most welcome to all of you in this most powerful and amazing video of Microsoft Office। दरअसल आज मैं Microsoft Office को स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि Microsoft Office एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक MS Word है, डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर MS Excel है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है, डेटाबेस के लिए MS Access है। तो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनसे मिलकर MS Office बनता है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए मैं एक तरह का एक क्रैश कोर्स ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लियर करूँगा, फिर MS एक्सेल क्लियर करूँगा, उसके बाद पावर पॉइंट, उसके बाद डेटाबेस। तो मैं इनकी प्ले लिस्ट्स भी अलग अलग बना के रखूँगा, सारे बच्चे जाके वहीं से आप अपनी स्टडी कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑप्शन के लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। सबसे पहले आप लोगों को कहूँ कि मैं MS वर्ड को आज उठा रहा हूँ, और MS वर्ड में जो पहला टैब है होम टैब, इसको क्लियर करेंगे। सेकंड वीडियो में इंसर्ट को क्लियर करूंगा, थर्ड वीडियो में पेज लेआउट को। तो टैब इसमें क्लियर करते जाऊंगा, और इस तरह से अगर मिनी चैप्टर कहीं आ जाते हैं तो मिनी चैप्टर भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको आईटी की फील्ड में जॉब कर रहे हैं और उनको MS ऑफिस एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे ऑप्शन की। मैं छोटे बड़े ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आता हूँ सबसे पहले स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने अभी MS ऑफिस का पहला पार्ट MS वर्ड जो है उसको ओपन किया है, ठीक है। MS वर्ड में हमें आने से पहले एक चीज़ समझना है कि MS वर्ड में या तो मैं लिख सकता हूँ नॉर्मली अपने कीबोर्ड के जरिए, जैसे मैंने अभी अपना नाम लिखा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो आप रैंडम कुछ टेक्स्ट ला सकते हो जिस पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि विदाउट मैटर आप काम नहीं कर सकते हो। तो रैंडम टेक्स्ट के लिए एक रैंडम फार्मूला होता है जिसका नाम है इक्वल टू RAND, ठीक है। इक्वल टू रैंड लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, याद रखना। इसके बाद आप जैसे ही एंटर करते हो तो आपको 3 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है फिलहाल, इसमें 3 मिलते हैं, लेकिन एडवांस वाले में 5 पैराग्राफ मिल जाएंगे जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और इलाबरेट करने की कोशिश करूँ तो कंट्रोल जी से जब हम वापस करते हैं तो अगर आपको 2 पैराग्राफ चाहिए तो आप इसके अंदर 2 लिखोगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे। अब तीसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि अगर मैं 2 पैराग्राफ लाना चाहता हूँ और दोनों मेरे पास 4 लाइन के हों तो मैं इस तरह से 2, 4 लिखूंगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो 2 पैराग्राफ आएंगे 4 4 लाइन के, ठीक है ना। तो कंट्रोल जी से वापस करते हैं, यहाँ पे 2, हम 3 लिखेंगे, यानी 2 पैराग्राफ है मुझे चाहिए और दोनों पैराग्राफ 3 लाइन के होने चाहिए। एंटर करता हूँ तो आ गया। अब मेरे पास मैटर है, अब इस पे मैं ऑप्शन इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबसे पहले देखिए, सिलेक्शन आपको सीखनी है कि मैटर को सिलेक्ट कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले मैटर को सिलेक्ट करने के 5 तरीके होते हैं। कंट्रोल ए से भी होता है। कंट्रोल ए तब हमें लगता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और वो टेक्स्ट हमें सारे का सारा सिलेक्ट करना पड़ता है, उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल+A वाली कमांड, ठीक है। दूसरा होता है बाय ड्रैगिंग माउस, आप इस तरह से माउस को ड्रैग करके किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो ड्रैगिंग माउस है ये पैराग्राफ के लिए लगता है जब कभी आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हो। थर्ड मेथड होता है जब आपको एक अल्फाबेट या एक वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है, तब आपके हाथ से जब आप ड्रैगिंग करते हो बाय माउस तो आपके हाथ से कभी माउस बहुत आगे निकल जाता है, जितना सिलेक्ट करना होता है उतना नहीं होता है। तो अब आपको करना क्या होता है, आप बस जैसे कि ऑन है, ऑन द इंसर्ट टैब, आप ऑन के सामने ओ के सामने कर्सर रखें, शिफ्ट वाला बटन कीबोर्ड से प्रेस करें और एरो की से थोड़ा आगे जाएं। तो अल्फाबेट एक सिलेक्ट करना है तो इस तरह से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, वर्ड सिलेक्ट करना है तो आप इस तरह से आगे वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तब लगता है जब आपको लिमिटेड डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हो गया आपके पास 3 मेथड। चौथा होता है डबल एंड ट्रिपल क्लिकिंग, यानी कि आप यहाँ पे कर्सर रखने के बाद माउस से 2 बार क्लिक करोगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा, 3 बार क्लिक करने पर एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। देखिए, अभी मैं 2 बार क्लिक कर रहा हूँ और 3 बार किया तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए। 4 मेथड। पांचवा होता है बाय डिफॉल्ट मेथड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में भी सिलेक्ट करने का मेथड होता है, जैसे इसमें यहाँ पे कोने में आप देख सकते हो। अभी अगर मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बजाय सीधा यहाँ पे आके मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल, तो देखिए सारे का सारा मैटर सिलेक्ट हो चुका है। तो आई होप कि आपको सिलेक्शन के पांचों मेथड आ गए कि डेटा को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमें ख़त्म कैसे करना पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो इस तरह से ख़त्म होता है कि पहले उसमें नॉर्मली ऑप्शन आते हैं, जैसे आप देखो पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट है।
फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इससे बनेगा एक ग्रुप जिसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड, ठीक है। और इस तरह से ये वाले ऑप्शंस जब मिलेंगे तो इनसे एक ग्रुप बनेगा जिसको बोलेंगे फॉन्ट। तो ग्रुप का पता कैसे चलता है, आप यहाँ से देखो एक लाइन डाली होती है, यहाँ से एक लाइन डाली होती है, बीच में यहाँ नीचे फॉन्ट लिखा होता है। फॉन्ट एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है। जब बहुत सारे ऑप्शंस मिले तो ग्रुप बना, ठीक है। अभी देखो इसमें ये ऑप्शंस मिले तो क्लिपबोर्ड ग्रुप बना, ये ऑप्शंस मिले तो फॉन्ट ग्रुप बना, ये ऑप्शंस मिले तो पैराग्राफ, तो ये ऑप्शन मिले पैराग्राफ ग्रुप बना, और इसी के साथ साथ अगर यहाँ आगे की बात करें ये ऑप्शंस मिलते हैं तो स्टाइलिश ग्रुप बनता है, फिर एडिटिंग ग्रुप। और जैसे ही ये ग्रुप खत्म होते हैं तो हमारे सामने एक टैब खत्म हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं होम टैब। जैसे कि हम बोलेंगे एक चैप्टर हमारी बुक का खत्म हो गया। इंसर्ट में आप आते हैं तो यहाँ पे देख लो पेजेस एक है, ग्रुप इसके अंदर ये 3 कवर पेज ब्लैंक पेज है, इसमें टैबलेट्स देख लो, बाकी ये सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर को ऐसे खत्म करते हैं कि पहले हम इन ऑप्शंस को खत्म करते हैं, उससे खत्म हो जाते हैं ग्रुप, और फिर ग्रुप्स को खत्म करते हैं तो हो जाते हैं टैब खत्म, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। जब ये सारे टैब खत्म होंगे तो एक सॉफ्टवेयर यानी एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ काफ़ी टाइम तक रहना है, क्योंकि मैं हर दिन एक एक टैब को क्लियर करने की कोशिश करूँ। सीखने के बाद कि किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, अब हम काम करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले कमांड होती है पेस्ट, ये तब लगेगा जब कट एंड कॉपी होगी, आपको समझ आएगी। कॉपी क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है अगर मेरे पास ये वाला जो टेक्स्ट है जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मुझे इस जगह भी चाहिए, ओरिजिनल पोजीशन पर भी चाहिए, और दूसरी जगह मुझे सेम टू सेम इसी की एक कॉपी चाहिए, तो तब मैं इस मैटर को ओरिजिनल पोजीशन पे भी लाऊंगा, दूसरी पोजीशन पे भी लाऊंगा, इसकी 2 कॉपी बन जाएंगी। देन मैं इस कॉपी कमांड का इस्तेमाल करूंगा। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कॉपी पे आए, यहाँ पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आप क्लिक नहीं करते हो तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल+C है, आप वो भी क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शन वाइज सिखा रहा हूँ, तो मैं कॉपी वाला इस तरह से क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ नीचे लाओ पोजीशन, आप दिखाओ कि ये कॉपी आपको कहाँ चाहिए, ऑन द इंसर्ट टैब ऐसा ही लिखा हुआ दूसरी कॉपी यहाँ नीचे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जहाँ मेरा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है इधर ही मुझे दूसरी कॉपी चाहिए, तो मैं पेस्ट पे आके ऐसे क्लिक करता हूँ, इसकी दूसरी कॉपी नीचे आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल+G से वापस करता हूँ। कट एंड कॉपी वाली कमांड तभी काम करती है जब आपके पास डेटा सिलेक्ट होगा। देखो इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी एंड कट एक्टिव। तो मुझे क्या करना है, अब कट करना है। कॉपी तो मैंने सीखा, अब कट करना है। कट का मतलब होता है जब आप मैटर को ओरिजिनल पोजीशन से हटाकर दूसरी पोजीशन पे लेने की कोशिश करते हो, मतलब जहां पर है आप चाहते हो कि यहाँ ना आए, यू कैन इजिली चेंज जो है ये वाला पैराग्राफ, इसके बाद ये पहला पैराग्राफ है, मतलब आप ओरिजिनल पोजीशन से इसको हटा रहे हो, तो आप यूज करोगे कट, ये हट गया। आप पोजीशन दोगे नीचे, लोकेशन कहाँ आपको देना है, उसके बाद आप पेस्ट करोगे तो टेक्स्ट नीचे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे सामने कट, कॉपी और पेस्ट हमने सीख लिया। तो आप ऐसे समझो कि कट की जो की है वो होती है कंट्रोल+X, कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल+C, और पेस्ट की है कंट्रोल+V, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की हुई है, आप चाहते हो कि सेम फॉर्मेटिंग दूसरे पे आ जाए, देन आप यूज कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर फॉर अप्लाइंग सेम फॉर्मेटिंग ऑन अनदर टेक्स्ट। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने पहला वाला पैराग्राफ है इसको हाईलाइट किया, इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की, मतलब चेंज किया कुछ, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ से कलर इसको मैं दे रहा हूँ रेड वाला, ठीक है। अब ये कलर मैंने दिया, अब मैं चाहता हूँ कि यही कलर इस टेक्स्ट पे भी आ जाए, जो दूसरे वाला पैराग्राफ है इस पे सेम कलर आ जाए। या तो मुझे ये काम करना है, मुझे फिर से सिलेक्ट करना है, बोल्ड में जाना है, फिर कलर करना है, बोल्ड करके उसके बाद कलर, तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। उससे बेहतर है कि मैं इसके बीच में कहीं पर भी कर्सर रखूं और फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूं ऐसे, तो उसके बाद मेरा जो कर्सर है यहाँ पे देख लेना आप किसमें कन्वर्ट हो गया है, ब्रश में। तो आप इस तरह से पकड़ के जितना आपको चाहिए टेक्स्ट आप उतना सिलेक्ट करो, उस पे वो कलर हो जाएगा। देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो गया। तो ये इस्तेमाल होता है फॉर्मेट पेंटर का जब हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है। मैंने कंट्रोल+G से वापस कर लिया। तो अब आगे वाला ऑप्शन हमारे पास है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है वहाँ जहाँ हमारे पास रिपीटेड वर्ड्स होते हैं।
लाइक जब आप किसी गांव में सर्वे करने के लिए जाते हो तो हर एक घर का अपना अपना एड्रेस वगैरह होता है, लेकिन गांव का नाम जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो मैनुअली आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे आप गांधरबल की सर्वे कर रहे हो तो आप लिखो GNDRBAL, इस तरह से आप मैनुअली टाइप करोगे। अब मैनुअली टाइप करते रहोगे हर घर में तो टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन बटन पे एक एरो नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करोगे तो क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। अब जैसे ही क्लिपबोर्ड खुला तो यहाँ पे कुछ पुराना डेटा होगा, उसको यहाँ से क्लियर ऑल ऑप्शन से आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी इस केस में क्लियर ऑल ऑफ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्लियर है पुराना डेटा। तो नया डेटा ऐड करने के लिए मैं गांधरबल को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, देन उसके बनाता है कॉपी, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो कॉपी पे क्लिक करते हैं जैसे, तो देखो इस क्लिपबोर्ड के अंदर गांधरबल वर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फॉर सपोज ये पैराग्राफ नंबर 1 जो है ये किसी घर का एड्रेस है और लास्ट पे मुझे ऐड करना है गांधरबल, तो बस इसके ऊपर एक बार क्लिक करो ऐसे, तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब दूसरे घर में गए तो यहाँ इसका एड्रेस वगैरह मालूम किया, अब लास्ट पे आप इस तरह से गांधरबल ऐड करो तो गांधरबल ऐड हो जाएगा। मतलब हमें मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करके किसी भी रिपीटेड वर्ड्स को हम क्लिपबोर्ड में रखते हैं और जब चाहे हम उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये गांधरबल किया, आप दूसरा कोई वर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लियर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये क्लियर ऑल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे तो क्लिपबोर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ ऑप्शन ऐसे हैं ग्रुप नंबर 1 क्लिपबोर्ड में जो इंपॉर्टेंट है, लाइक पेस्ट स्पेशल है। एज अ नेम इंडिकेट्स ये स्पेशल काम के लिए होता है, ठीक है। तो करना कैसा है, आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी के बाद आप यहाँ पे नीचे कर्सर रखोगे। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें एक लिंक क्रिएट करनी है इस पहले वाले पैराग्राफ में और जो अभी इसकी कॉपी आएगी उस वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। और होना क्या चाहिए कि अगर मैं पहले में कुछ ऐड करूं वो ऑटोमेटिकली थर्ड वाले में ऐड हो जाए, पहले मैं कुछ डिलीट करूं इस वाले में ऑन द इंसर्ट, और लास्ट पे गांधरबल जो पैराग्राफ है जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसमें जो भी मैं ऐड करूं या डिलीट करूं ऑटोमेटिकली सेकंड वाले में डिलीट हो जाए, ऐड हो जाए। तो ये ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल से, जिसको बोला जाता है HTML लिंक। दरअसल HTML एक लैंग्वेज है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वहीं पे हाइपर लिंक कर देते हैं, तो इधर भी हम हाइपर लिंक कर देंगे, लिंक क्रिएट कर देंगे बिटवीन टू पैराग्राफ्स। तो करना कैसे है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है जो मैंने पहले भी किया था, कॉपी वाली कमांड दी, यहाँ पे लोकेशन दे दो कि आपको चाहिए कहाँ, उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, देखो पेस्ट के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे, ऊपर करोगे तो नॉर्मल पेस्ट होगा, ड्रॉप डाउन बटन से निकलेगा पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो इधर ऑप्शन खुलेगा बेटा HTML फॉर्मेट, तो HTML फॉर्मेट जैसे ही खुला आप क्या करोगे, ओके, बस ओके कर दो। जैसे ही ओके किया तो देखो इस तरह से आपके सामने दूसरा एक पैराग्राफ आ गया। मनी केसेस में ऐसा होता है कि पैराग्राफ जो ये वाला है इसकी कॉपी यहाँ पे नहीं आती है, कुछ लिंक क्रिएट हो जाती है, तो आप Alt F9 प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, तो वो आपको जो वो लिंक है वो कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल टेक्स्ट में। किसी किसी में कंट्रोल F9 काम करता है और बहुत सारे लैपटॉप या कोई सिस्टम है जिसमें Alt प्लस F9 भी काम करता है, ठीक है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, नॉर्मली मेरे पास एक क्रिएट हो गई है हमारे पास एक पैराग्राफ। अब देखो पहले पैराग्राफ में मैं गांधरबल को रफ कर रहा हूँ, देख लो मिटा रहा हूँ, अब दूसरे वाले में भी मिट रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ गांधरबल इज वेरी, इस तरह से। अब आप देखो सेकंड वन में भी गान सेकंड वन में भी ऐड हो गया है कि फॉर सपोज करो आप बोल्ड कर देते हैं हम इसको, और इसका कलर जो है हम चेंज करते हैं। अब आप देखो क्या हो रहा है, दोनों में सेम हो रहा है क्योंकि अभी अभी तक दोनों की क्या हो है, फॉर्मेटिंग लिंक क्रिएट हुई है। तो मैं सेकंड वन को सीधा कीबोर्ड से डिलीट कर दूंगा। अब बस जो पहला पैराग्राफ है ये वाला, इसकी कलर वगैरह जो है, और मैं इसको थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दूंगा, इसका बड़ा इस तरह से साइज आप ग्रो फॉन्ट से कर सकते हो। तो मुझे इसकी कॉपी नीचे चाहिए, मतलब पहले पैराग्राफ की एक कॉपी चाहिए यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ के बाद। इसके अंदर जो भी कलर है या इसका साइज बड़ा है उतना नहीं होना चाहिए, मुझे नॉर्मल इसकी तरह सेकंड वन पैराग्राफ की तरह आना चाहिए, इसमें से कलर वगैरह सारा हट जाना चाहिए। तो वो काम भी पेस्ट स्पेशल से होगा क्योंकि ये स्पेशल टास्क करता है। तो मैंने इस तरह से मुझे सिलेक्ट करना है इसके लिए, उसके बाद कॉपी की कमांड देनी है, फिर लोकेशन देनी है नीचे आपको चाहिए कहाँ, फिर पेस्ट स्पेशल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो,
यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने खुलेगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। पेस्ट लिंक पे क्लिक मत करना, पेस्ट को ही एक्टिव रखो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, आप इस पे क्लिक करोगे, देन ओके करोगे। जितनी भी फॉर्मेटिंग ऊपर अप्लाई हुई है वो नहीं होगी, मगर टेक्स्ट सारा हमें नीचे आ गया। आप देख सकते हो ऑन द इंसर्ट टैब, ऑन द इंसर्ट टैब ऊपर भी है, लास्ट पे गांधरबल इज वेरी सेम हो चुका है, बट इतना हुआ कि कलर फॉर्मेटिंग वो नहीं आई, क्योंकि ये वाली कमांड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या करता है, विदाउट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को कॉपी करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेज स्पेशल में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुंड गांधरबल, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लिखा, और अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं टेक्स्ट है ये, इसको मैं पिक्चर में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि पिक्चर के चारों साइड से हम पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं या हम पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करूंगा पिक्चर के अंदर। वो भी किससे होगा, पेज स्पेशल से। कैसे होगा, हम इसको बस इतना सा सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करेंगे, अब लोकेशन देंगे कि हमें किस जगह पे चाहिए। फॉर सपोज मुझे ये यहाँ पे चाहिए, गुंड गांधरबल जो है इसकी जो टेक्स्ट है इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है, तो इस जगह लोकेशन दी, फिर पेज स्पेशल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया, यहाँ से पेज स्पेशल पे क्लिक किया, इधर पेस्ट को ही रहने दो, लेकिन ऊपर पिक्चर मेटा फाइल है, इस पे क्लिक करोगे, देन ओके करोगे। इसके अलावा जो यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शन है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब यही होता है कि आप एज सेम कॉपी करते हो, जैसे फॉर्मेटेड सेम टू सेम रहेगा, वर्ड ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, पिक्चर मेटा फाइल की तरह काम करता है। HTML फॉर्मेट तो पढ़ा दिया, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड यानी विदाउट आप किसी भी फॉर्मेटिंग के आप टेक्स्ट को दूसरी जगह ले सकते हो नॉर्मल कॉपी की तरह, इसीलिए मैं उनको पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो पिक्चर मेटा फाइल इंपॉर्टेंट था, मैंने ओके कर दिया इस पे। अब देखो ये गुंड गांधरबल लिखा हुआ यहाँ आया, बट दिस इज नॉट ए टेक्स्ट, दिस इज ए पिक्चर। कैसे पता चलेगा, ऊपर क्लिक करो, देख लो, अब ये पिक्चर में कन्वर्ट हुई है, हम इस तरह से इसको खींच सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको खींच सकते हैं। तो ये था हमारे पास पेज स्पेशल। तो इसी के साथ हमारा पहला ग्रुप खत्म होता है क्लिपबोर्ड का। ठीक है, अब उसके बाद ग्रुप नंबर जो सेकंड है, ग्रुप नंबर सेकंड में हमें सबसे पहला है ऊपर ये वाला जो एरिया है जिसमें लिखा हुआ है कैलिबरी बॉडी, ये इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अब फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, जैसे मैं इक्वल टू रैंड वाला फार्मूला लिख के एक पैराग्राफ लाऊंगा, ठीक है, और मैंने एक लिख के ये पैराग्राफ एक लाया। अब मुझे इस पैराग्राफ का जो स्टाइल वगैरह है वो चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट फैमिली में जाऊंगा, क्योंकि फॉन्ट फैमिली में इंग्लिश के डिफरेंट स्टाइल्स आपको मिल। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो याद रखना हेडिंग के लिए बेहतर रहता है कि आप एरियल ब्लैक वाला यहाँ पे जो स्टाइल इंग्लिश का है वो उठा लो। तो इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, एरियल ब्लैक पे क्लिक करोगे तो ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत सारी एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह फॉर्मल में जो लिखते हैं वो हम टाइम्स न्यू रोमन में लिखते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे इसको, उसके बाद आप ड्रॉप डाउन बटन पे आओगे फॉन्ट फैमिली में, यहाँ पे होगा टाइम्स न्यू रोमन, ऊपर ही देख लो। तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, तो अब देखो थोड़ा थोड़ा इसमें आपको चेंज नज़र आएगा इनके थोड़ा स्टाइल में। ठीक है, रॉकवेल एक्स्ट्रा बोल्ड, इससे जो आपका ये टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अभी देखो मैंने इतना बड़ा किया हुआ है, अब अगर इस पर मैं अप्लाई करता हूँ रॉकवेल ये वाला एक्स्ट्रा बोल्ड, तो कुछ इस तरह से रहेगा। आप एक बार मैटर को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर आकर आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपको कोई पूछे कि इसके अंदर कौन सा स्टाइल इंग्लिश का अप्लाई हुआ है और इसके अंदर कौन सा, यानी पैराग्राफ और इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली इनके बीच में कर्सर रखना है कहीं पर भी। आप देखना जहाँ पे कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है वहां पे चेंज हो जाएगा। ऐसे मैंने रखा, आप देखो टाइम्स न्यू रोमन, यानी कि इस पैराग्राफ को टाइम्स न्यू रोमन वाला स्टाइल अप्लाई हुआ है। ये वाला जो 18 लिखा हुआ है इसको बोला जाता है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज किस लिए होता है, यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ए टेक्स्ट। ये वाला जो है टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसका अगर मुझे फॉर सपोज क्या करना है, साइज बड़ा या छोटा करना है, तो याद रखना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर सेटिंग्स दो तरह की होती हैं, एक होती है बाय डिफ़ॉल्ट, एक होती है कस्टम सेटिंग। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो होती है जो यहाँ पर आपको वहीं से दी जाए, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि लोवेस्ट साइज आप छोटा कर सकते हो, मिनिमम 8 साइज, यानी 8 पॉइंट्स तक आप टेक्स्ट को छोटा कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कर सकते हो 72 तक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है सेटिंग, लेकिन कस्टम होती है जब हम यूज़र खुद करें। तो डिफ़ॉल्ट होती है कंप्यूटर बेस्ड सेटिंग, और जो कस्टम होती है वो होती है यूज़र बेस्ड सेटिंग। अब क्या है कि मैं यहाँ पर आकर इसको मैं अगर करना चाहूँ 36, तो मैं यहाँ पे देखूंगा 36 ये है नीचे,
तो देख लो कुछ हमारा टेक्स्ट इतना बड़ा हो गया। 48 करूँ तो इतना बड़ा हो जाएगा। अब किसी ने सवाल पूछा कि देखो 36 है लिखा हुआ है लेकिन 42 नहीं है, तो कहा कि इसको साइज करके दे दो 42। तो वो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है ही नहीं। वो फिर हम करते हैं कस्टम सेटिंग से, यानी कि कर्सर बीच में रखो, बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करो और इसमें लिखोगे आप 42। अब जैसे ही 42 लिखो फिर एंटर वाला बटन कीबोर्ड से प्रेस करो तो देखो ये इतना बड़ा हो चुका है। अब आपको अगर यकीन ना आए तो आप इसके बीच में कर्सर कहीं पर भी रखो, आप देखो 42 लिखा हुआ साइज इसका आ जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है 8 और लार्जेस्ट होता है 72 बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो वहीं से मिलता है। कस्टम सेटिंग स्मॉलेस्ट साइज होता है 1 और लार्जेस्ट साइज होता है 1638। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 1639 तो देखना लिखा हुआ आएगा कि साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। अब मैं एंटर अगर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख लो यहाँ पे द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, यानी कि डिफ़ॉल्ट 8 है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 72। तो कस्टम जो है वो हम एक स्मॉलेस्ट रख सकते हैं और लार्जेस्ट हम रख सकते हैं 1638। तो ये फॉन्ट साइज होता है जिससे हम साइज को बड़ा या छोटा करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे नीचे तो ये होता है बोल्ड वाला ऑप्शन, कंट्रोल बी का इस्तेमाल करते हैं, यानी टेक्स्ट को अगर थोड़ा मोटा करना है तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हो। अब आप देखो टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो गया है। अब आप इसको हटाने की कोशिश करोगे तो इसके ऊपर ऐसे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे देखो बोल्ड होगा, दोबारा सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करो तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा होता है इटैलिक, अगर थोड़ा सा आपको टेढ़ा लिखना है तो इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे, आई पे क्लिक करोगे तो आप देखो सेल्फ इंट्रोडक्शन इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये इनकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए और कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए। अब मैं वापस नॉर्मल करता हूँ, मैंने बोल्ड कर दिया, पहले इटैलिक को हटाऊं फिर बोल्ड को हटाऊं तो ये वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन पे हो गया। तो हटाने के लिए वापस इन्हीं ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें ये जो यू है इसको दरअसल अंडरलाइन बोला जाता है, यानी कि अगर इसके नीचे आप कोई अंडरलाइन डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो एक अंडरलाइन आ जाएगी, लेकिन अगर मुझे डबल अंडरलाइन डालनी होगी और अंडरलाइन का कलर रेड चाहिए होगा तो ऐसा काम इससे नहीं होगा। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मैटर, देन आपको यहाँ पे यू के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख लो डबल, सिंगल, ट्रिपल सारे अंडरलाइन कलर हैं। अब आपने फर्स्ट सपोज आपने डबल उठा लिया, अब डबल अंडरलाइन आपने लगाई लेकिन कलर आपको लगाना है रेड वाला, आपने यहाँ से रेड वाला कलर लगा दिया। अब देख लीजिए इस तरह से। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं हटाने के लिए, दोबारा यू पे क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ए बी ई, दरअसल इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन कहाँ यूज़ होता है, ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें वर्ड्स को एक्सक्लूड करना पड़े, यानी कि अगर मैंने कुछ लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं वो इसको इंक्लूड ना करें, मतलब जो पैराग्राफ है उसमें ये वर्ड्स को इंक्लूड ना करें तो वो इसको एक्सक्लूड कर दें यानी छोड़ दें, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रो मारा जाता है। स्ट्राइक थ्रो क्या करेगा, इसके बीच में एक लाइन डाल देगा जैसे कि हम रफ कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो देखो जैसे मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्राइक थ्रू के ऊपर एक बार क्लिक किया तो आप देख लो अक्सर ये नोट्स पे लिखा होता है जब बच्चों को कोई नोट दिए जाते हैं 11th-12th में, तो अगर कोई वर्ड गलत हो गया तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू मारी जाती है ताकि बच्चे उन वर्ड्स को एक्सक्लूड कर सकें। तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्राइक थ्रू पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हट गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है X2 जो लिखा हुआ है और दूसरा यहाँ पे X2, दरअसल इनको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। देखो सब स्क्रिप्ट से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12th, तो मैं जैसे ही 12th लिखता हूँ ये ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि मेरी लास्ट सेटिंग इसमें सेव है ऊपर, मतलब सुपर स्क्रिप्ट है ऑलरेडी। मैं इसको अगर सब स्क्रिप्ट करूँ तो देखो TH नीचे आ जाएगा, यानी कि जब हम H2O लिखते हैं तो 2 नीचे लिखना पड़ता है, या 2H लिखते हैं तो जाहिर सी बात है TH थोड़ा ऊपर लेना पड़ता है। उसके लिए आप सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो। अभी देखो सब स्क्रिप्ट है तो नीचे है, आप सुपर स्क्रिप्ट करो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीख सकते हो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है। लिखा हुआ ऑप्शन है इसको बोला जाता है चेंज केस। क्या बोला जाता है, चेंज केस। चेंज केस करता क्या है, चेंज केस ग्रामेटिकली जितनी भी एरर होगी तो वो सारी की सारी चेंज केस आपको ठीक करके दे देगा। अब इन दो पैराग्राफ में बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर ने वहाँ से दिए हैं तो इनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करके दी हैं, लेकिन मैं गलती करूँगा क्या, फुल स्टॉप के बाद देखो आप वाई कैपिटल है, मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल।
अब यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद W कैपिटल है, मैं इसको कर दूंगा स्मॉल। तो यानी कि कहाँ जहाँ जहाँ पे ग्रामेटिकली एरर हैं, ये नाउन प्रोनाउन वैसे ग्रामेटिकली एरर को ठीक नहीं करता है, लेकिन पंक्चुएशन वगैरह नॉर्मल अगर कहीं है तो उसको ठीक कर देगा। अब देखो मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, आप बस वाई और डब्ल्यू को देखना, यू एंड वैन जहाँ पे लिखा हो, क्योंकि ये दो मैंने एरर जानबूझ के किए थे। अब मैं चेंज केस से इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, ए के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है सेंटेंस केस, इसी से आपकी पंक्चुएशन वाली ग्रामेटिकल एरर ठीक हो जाएंगी। जैसे मैं ऐसे क्लिक करूंगा, अब आप देखो वाई ऑटोमेटिकली आ गया कैपिटल, डब्ल्यू आ गया कैपिटल, कि यहाँ पे नॉर्मली थोड़ी बहुत जो है गलतियां उनको ठीक करेगा, लेकिन ये मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ऐसी गलतियां ये ठीक करके नहीं देगा। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे, अगर फॉर सपोज आपने क्या कर दिया, ये सारे का सारा कैपिटल लिखना था, आपने स्मॉल लिख दिया। अब आपके पास एक इलाज है कि आप वापस जाओगे, दोबारा इसको लिखोगे, तो फिर बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा। अब आपने स्मॉल लिख दिया, सारे का सारा कैपिटल करना है, तो चेंज केस में आओगे, यहाँ पर है अपर केस। अब देखो सारे का सारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया पहला पैराग्राफ। अब सारे का सारा स्मॉल करना था, तो आपको दोबारा इसमें जाना है, नीचे ऑप्शन है लोअर केस, सारे का सारा आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी ने बोला कि आप क्या काम करें, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल करके दे दो, तो चेंज केस में ही आना है, यहाँ पे है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप देखो जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका पहला अल्फाबेट देखो, THE, टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, टी कैपिटल है, ए कैपिटल है, डी कैपिटल है। तो सारे के सारे वर्ड्स के पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो जाएंगे। अब इसी का उल्टा होता है टॉगल केस, अगर सारे के सारे पहले अल्फाबेट्स आपको स्मॉल करना है, तो यहीं पे ऑप्शन लास्ट वन है टॉगल केस, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखो आप ओ स्मॉल, टी स्मॉल, सारे के सारे स्मॉल आ गए। अब नॉर्मल पोजीशन में वापस लाना है, तो आप सेलेक्ट करोगे, फिर से चेंज केस में जाओगे, यहाँ है सेंटेंस केस, इस पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पे ये दो ऑप्शन क्या है, ये दो ए जो लिखे हुए इनको बोला जाता है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। इससे क्या होता है, जो फॉन्ट साइज यहाँ से होता था, फॉन्ट साइज से ऑप्शन, वही काम यहाँ से होता है, जो फॉन्ट साइज से जो काम हो रहा है वही यहाँ से भी हो रहा है। लेकिन अब अंतर क्या है कि अब कंप्यूटर ने आपके लिए आसानी रखी है कि अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, फिर फॉन्ट साइज में जाओगे, फिर साइज सिलेक्ट करोगे, तो टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा जल्दी के लिए आपको यहाँ पे ए बड़ा जो है इसको बोला जाता है ग्रो फॉन्ट, स्मॉल ए को बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट। यानी कि ग्रो फॉन्ट से आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। देखो बड़े ए पे इस तरह से क्लिक करता हूँ, यानी कि ग्रो फॉन्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए ग्रो फॉन्ट हो रहा है, यानी कि मेरा जो भी टेक्स्ट है इसका साइज बड़ा हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से, एक ऑप्शन है दूसरा छोटा वाला जिसको श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं, अब देखो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ और यहाँ से ग्रो फॉन्ट से इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका मतलब होता है कि अगर आपने लिखा है यहाँ पे जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, और आप चाहते हो कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है इसका बैकग्राउंड कलर है, जो इसके पीछे जो है वो मैं कलर कर दूं, टेक्स्ट का कलर जो ब्लैक है ब्लैक ही रहे, लेकिन बैकग्राउंड कलर कर दूं, तो यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे आओगे, ऐसे क्लिक करोगे तो देखो पीछे वहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो चुका है ग्रीन टाइप का। अब आपको ये हटाना है, दोबारा इसको सिलेक्ट करोगे, फिर से यहीं पर आओगे, यहाँ ऑप्शन है नो कलर, नो कलर कर दो। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिलहाल मैं इसको पहले नो कलर करता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर क्या करेगा, फॉन्ट कलर करेगा कि आपका जो भी ये टेक्स्ट है इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो ये चेंज करके देगा। अभी टेक्स्ट का कलर कैसा है, ब्लैक, तो अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर ब्लैक जो है इसको चेंज करते हैं किसी दूसरे कलर में। यहाँ ला के मैं अगर ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, देखो ग्रीन, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, आप ऐसे कलर आप डिफरेंट चूज कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह से बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब यही कलर यहाँ अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ये ऑप्शन भी हो गया, ये भी हो गया, श्रिंक फॉन्ट एंड ग्रो फॉन्ट भी हो गया। ये यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करेगा कि जो भी आपने इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट जो मैंने नॉर्मल लिखा वो तो टेक्स्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर मैं ये कलर कर रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग होती है। मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी इसको बोल्ड कर दिया, एक तो मैंने इस पे कलर किया था, है ना, ब्लू कलर, और उसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ये चीज़ें कहलाती हैं फॉर्मेटिंग। अगर मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है,
ये फॉर्मेट पेंटर का उल्टा काम करता है। देखो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग लगाता है, मतलब यहाँ पे ये जो कलर और बोल्ड किया हुआ ये मुझे दूसरे पैराग्राफ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर इसके बीच में रखूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस तरह से इसको मैं कलर दे दूंगा यही वाला, ठीक है। लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग इसके अपोजिट काम करेगा कि अगर मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है, ना कि टेक्स्ट टेक्स्ट में मेरा जो भी है टेक्स्ट मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन ये ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन इस पर जो फॉर्मेटिंग है वो हट जानी चाहिए, तो क्लियर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेक्ट करो और उसके बाद यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे एक बार क्लिक करो। अब देखो आपके पास जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी, आपने बड़ा किया था साइज, एक फॉर्मेटिंग थी, दूसरे में आपने क्या किया था, इसको कलर किया था ब्लू, वो भी हट गया, बोल्ड किया था मोटा, वो भी हट गया, तीनों फॉर्मेटिंग आपको हटा के दे दी क्लियर फॉर्मेटिंग में। कभी कभी क्लियर फॉर्मेटिंग एक टैब वाली फॉर्मेटिंग को हटाता है, लेकिन अक्सर ये पूरी फॉर्मेटिंग को हटा देगा। तो इसी के साथ हमारा क्लिपबोर्ड के बाद फॉन्ट का जो ग्रुप है ये भी खत्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 3, दैट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ ऊपर जो होता है इनको बोला जाता है दरअसल बुलेट्स। अब बुलेट्स क्या होती हैं इस चीज को समझो। बुलेट होती है आपके सामने एक पैराग्राफ है या आप एक लाइन जब आप रफ बना रहे होते हो तो आप कोई साइन, एक कोई निशान लगा देते हो जिससे इंडिकेट करते हो कि ये एक टेक्स्ट जो है ये अलग मीनिंग का है, दूसरा टेक्स्ट अलग मीनिंग का है, ठीक है ना। तो उसके सामने कभी कभार हम एक लाइन डाल देते हैं, एरो बना देते हैं, डॉट डाल देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है बुलेट। वो डेटा को सिलेक्ट करना है। अभी मेरे पास 3 पैराग्राफ है, तो इनको अगर मैं बुलेट लगाने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे बुलेट्स पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है नन, अगर आपको हटाना पड़े। ये पैराग्राफ, ये जो बुलेट है ये मैंने यूज की हुई है, लेकिन इसकी खुद की बुलेट्स ये होती हैं। एक ये है, आप इस तरह से देखो मेरे हर एक पैराग्राफ के सामने एक निशान लग जाएगा। ये अगर लगाऊं तो इस तरह से लगेगा, अगर ऐसा लगाऊं तो टिक लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, ठीक है। ये मेरा यूज किया हुआ है कोई बुलेट, ठीक है। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट ये वाली मिलती है, ये वाली और ये 3, ठीक है। खुद की एक बुलेट बना दूं तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि अगर वो चाहता है कि जो यहाँ पे बुलेट्स आ रही थी अभी उसकी जगह मेरा फोटो आ जाए फॉर सपोज, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, या तो अगर वो सिंबल लगाना चाहता है तो सिंबल पे क्लिक करे, इधर बहुत सारे सिंबल हैं, आप सिंबल भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है पिक्चर, और अगर वो पिक्चर लाने की कोशिश करे, जैसे मैं ये पिक्चर पे क्लिक करता हूँ इस तरह से, मैं सीधा चला जाऊंगा कहाँ पे, गैलरी में। यहाँ पे ऑप्शन होगा इंपोर्ट में ले जाएगा, तो गैलरी में आपके फोटोज जहां पर भी हैं, फॉर सपोज मैं डाउनलोड्स में देखता हूँ, डाउनलोड्स में अगर कोई फोटो है, जैसे ये मेरा फोटो है तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो ये यहाँ पे ऐड हो गया। इस पे डबल एक बार फिर से क्लिक करो, ओके करो, तो यहाँ पे देख लो आप, ये प्रीव्यू दिखाता है। प्रीव्यू का मतलब होता है पहले देखना उसके बाद अप्लाई करना। तो देख लो यहाँ पे प्रीव्यू है, तो इतना नजदीक आपका फोटो लगेगा एज ए बुलेट, छोटा लगेगा, इतना बड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ये बुलेट में कन्वर्ट हुआ है फोटो। तो यहाँ पे आप सेंटर कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ से आप राइट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल सेंटर कर रहा हूँ थोड़ा सा दूर, ठीक है, और उसके बाद मैं ओके करता हूँ। तो आप देखो 3 जो पैराग्राफ है उनके सामने मेरा फोटो लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, वापस यहाँ आओ, अगर हटाना है तो देखो रिसेंट बुलेट्स जो यूज हुई है उनमें मेरा फोटो यहाँ पर है। आपको हटाना है तो आप नन कर दो, और कोई लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हो। फिलहाल मैं नन करता हूँ, और इस तरह से ये बुलेट वाला टॉपिक खत्म हुआ कि बुलेट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे ये वाला, इसको बोला जाता है नंबरिंग। नंबरिंग में सीधा आप अपने पैराग्राफ को नंबर दे सकते हो, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, 3। देखो इतना मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऑप्शन होता है 1 2 3 4, आप ये भी दे सकते हो, रोमन में दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो अलिफ बेया भी दे सकते हो, जिसके लिए आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाओगे। यहाँ पे नंबर स्टाइल है, ठीक है। ये लेफ्ट राइट अलाइनमेंट है, मगर किसकी अलाइनमेंट है, नंबरिंग की अलाइनमेंट है। जैसे बुलेट में थी बुलेट की अलाइनमेंट्स, यहाँ पे नंबरिंग की। जैसे आप सेंटर में रखोगे तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे चेंज हुआ है प्रीव्यू में। तो आप उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो अलिफ बेया इस तरह से कुछ है, देन ओके करोगे तो आपके पैराग्राफ के सामने अलिफ बेया वाली भी बुलेट आ जाएगी। अब आपको हटाना है, वापस आ जाओ, नन पे क्लिक करो तो ये नंबरिंग जो है ये हट जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आता है मल्टी लेवल लिस्ट का। अब तो मल्टी लेवल लिस्ट कहाँ यूज होती है, मल्टी लेवल लिस्ट वहाँ यूज होगी जहाँ हमें एक से ज्यादा लिस्ट्स बनानी पड़ती हैं, यानी कि सब लिस्ट्स बनानी पड़ती है। देखो कैसे,
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, फिर एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ हार्डवेयर, ठीक है, फिर एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ माउस, ठीक है, फिर एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, फिर एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर, फिर एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और फिर एंटर करने के बाद मैं लिखता हूँ SYSTM सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। दो पार्ट्स हैं। आप देख लो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के भी दो पार्ट्स हैं, यानी कि हार्डवेयर की भी सब लिस्ट है माउस एंड कीबोर्ड। इसी तरह से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की भी सब लिस्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये हमें एक प्रॉपर वे में बनानी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। सबसे पहले इतने डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट पे आके यहाँ पे पहला जो भी लिस्ट है इसको उठा लो। उठाने के बाद यहाँ 1 2 3 4 लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप 1 जो है इसको ऐसे छोड़ोगे क्योंकि कंप्यूटर मैन कंपोनेंट है, मैन पार्ट है, उसके पार्ट्स दो हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप हार्डवेयर के पीछे कर्सर रखोगे और रखने के बाद यहाँ से आप करोगे इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बाद में बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट जो है इस पर एक बार क्लिक करोगे तो ये इसका पार्ट बन चुका है। अब माउस के पीछे कर्सर रखोगे, फिर यहाँ पर आओगे इंक्रीज इंडेंट पे दो बार क्लिक करोगे क्योंकि आपको हार्डवेयर जो है उसका पार्ट बनाना है माउस। अब कीबोर्ड जो है ये भी हार्डवेयर का पार्ट है, तो कितनी दफा इंडेंटेशन, दो दफा, एक और दो। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का पार्ट बनाना है तो हमें एक ही दफा करना पड़ेगा। इस तरह से एक बार इंक्रीज इंडेंट किया तो देखो यहाँ पे आ गया हार्डवेयर 1 सॉफ्टवेयर 2। अब सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम करते हैं एक दो बार, तो ए पार्ट इसका बन चुका है। इस सिस्टम के पीछे कर्सर रखने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के पीछे तो हम इस तरह से एक और दो बार करते हैं। अब अगर मैं किसी को भी बताऊं कि ये लिस्ट कैसी है तो वो इजीली बता देगा कि कंप्यूटर है उसके दो पार्ट्स रहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में माउस कीबोर्ड आ जाएगा, सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स रहते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिनको हम टच कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर दो नहीं लिख सकते, और भी हैं हार्डवेयर के भी और टाइप्स हैं, बट मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा था। इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ को भी आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैं पैराग्राफ 3 है, अभी मैं पहले पैराग्राफ को कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ के बनाऊंगा, दूसरे को हार्डवेयर, तीसरे को उसका पार्ट माउस। सेम प्रोसेस है, इसके ऊपर क्लिक करो मल्टी लेवल लिस्ट, पहली वाली लिस्ट उठाओ, तो पहले को ऐसे ही छोड़ो, दूसरे पैराग्राफ को पहले का सब लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे एक बार क्लिक करो, थर्ड को इसका सब लिस्ट बनाना है तो दो बार क्लिक करोगे, थर्ड वाले के पीछे कर्सर रख के एक और दो बार, ठीक है। इस तरह से आप इसकी भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये यूज होता है मल्टी लेवल लिस्ट का। अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स में क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि सेल्फ इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे ले आऊँ सेंटर में, तो मेरे पास एक मेथड ये है कि मैं इसके सामने कर्सर रखूँ, कीबोर्ड से जो स्पेस वाला बटन है इसको मैं ऐसे करते 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 आगे ले आऊँ, लेकिन ये मेरे पास सही मेथड नहीं। टेक्स्ट की डायरेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने के लिए हम अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब अभी टेक्स्ट लेफ्ट में है, मुझे राइट में लेना है, तो मैं अलाइनमेंट का इस्तेमाल करूंगा। अभी टेक्स्ट लेफ्ट में है तो मैं सेंटर में लूंगा, तो मैं अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो लेफ्ट अलाइनमेंट हुई है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा राइट, तो बीच में कर्सर एक बार क्लिक करूंगा, आप इस तरह से देखो ऑटोमेटिकली सेल्फ इंट्रोडक्शन सेंटर में चला गया है। अब मैं चाहूँ इसको यहाँ पे ले जाऊँ राइट में, तो मैं यहाँ पे एक थर्ड वाला अलाइनमेंट होता है राइट, इसको मैं राइट में ले सकता हूँ। वापस लेफ्ट, यहाँ पे कर्सर क्लिक करो और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्लिक करो, देख लो आप लेफ्ट में हो गया। इसी तरह से सेंटर में ले सकते हो, राइट में ले सकते हो, फिर लेफ्ट में ले सकते हो। इस तरह से हम अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए, कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए होता है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल लेफ्ट करता हूँ। उसके बाद चौथा यहाँ पे होती है, अलाइनमेंट्स के चार होते हैं, याद रखना, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। अब जस्टिफाई से क्या होता है, जस्टिफाई से होता है कि देखो
ये मेरे पास पैराग्राफ है और इसकी जितनी भी लाइनें हैं, यहाँ टेक्स्ट अंदर है, THE बाहर है, LOO के लुक थोड़ा सा अंदर है, मतलब ये पूरा ऑर्डर में नहीं है क्योंकि एक लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारी लाइनों की जो पोजीशन है वो सेम टू सेम हो जाए, बराबर। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अलाइनमेंट्स का। तो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, इनको मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे जस्टिफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे होता है लो, मीडियम, हाई। अब मैं करता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई। अब देखना चेंज किया हुआ है। अब आप देखो ऑल, कवर, दे, लुक, लास्ट वाले जो भी वर्ड्स हैं, आप देखो इनकी पोजीशन जो लाइनिंग है बराबर सेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है जस्टिफाई का। ठीक है, लाइन स्पेसिंग से डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में जो है इनको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे आया लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे देख लो आप 1.0 है, मैं 1.5 करता हूँ तो देखो लाइन स्पेस थोड़ा हो रहा है। मैं 2.0 करूंगा तो और होगा। मैं यहाँ पे 3.0 करूंगा तो थोड़ा सा और होगा। इस तरह से मैं 1.0 करूंगा तो नॉर्मल आ जाएगा। अब यहीं पर है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर स्पेस आपको पैराग्राफ से पहले ऐड करनी है तो इस तरह से ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगी, और इस तरह से रिमूव करनी है ये स्पेस तो आप इसको रिमूव कर सकते हो जो पैराग्राफ के बाद में है। इसके अलावा अगर आपको टोटल इनमें कोई लाइन स्पेसिंग नहीं छोड़नी है तो फिर यहाँ ऑप्शन आएगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ ऑप्शन आएगा नीचे डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ सेम स्टाइल, इस पे क्लिक करोगे। स्पेसेस हैं, इवन कि आपके पैराग्राफ के बीच में स्पेस थी वो भी गायब होगी। तो सारी स्पेसेस जो भी हैं बीच में ये गायब हो जाएंगी। तो लाइन स्पेसिंग किस लिए होता है? टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक है, अब फिर लाइन स्पेसिंग के बाद जो वाला ऑप्शन है यहाँ पे उसको बोला जाता है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या करती है? जैसे अलाइनमेंट करती है टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज, ऐसे ही इंडेंटेशन से हम पैराग्राफ की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन का जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो करना कैसे होता है। सबसे पहले अगर आपके पास ये टॉप पे जो ग्रिड लाइन्स है ये एक्टिव ना हो तो आपको व्यू में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो व्यू में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन रूलर जो है अभी ऑन है। अगर कभी आपके केस में ऐसे हो तो इस तरह से आपको रूलर नहीं दिखेंगे, फिर आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट साइड से भी और टॉप से भी आपको नजर आ गए। ठीक है, अब वापस आना है होम टैब में। उसके बाद अगर बात करें इंडेंटेशन की, यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट से क्या होगा? जाहिर सी बात है पहले ये पैराग्राफ फुल की पोजीशन को चेंज करेंगे। मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, अगर मैं इस तरह से करता हूँ अब तो देखो एक पैराग्राफ मैं थोड़ा सा आगे लेता हूँ, उसकी पोजीशन यहाँ पे रखता हूँ, दूसरे पैराग्राफ को सेम छोड़ूंगा ऐसे ही, थर्ड पैराग्राफ को फिर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो इंक्रीज करूंगा इसका, इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो इस तरह से आपका पैराग्राफ अंदर हो जाएगा। अब वापस लाना है तो इस तरह से डिक्रीज करोगे पैराग्राफ को वापस लाने के लिए इस तरह से। ठीक है, और अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको फुल पैराग्राफ की पोजीशन को चेंज नहीं करना पड़ता है, आपको बस फर्स्ट लाइन को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन को लेने के लिए यहाँ पे टॉप पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो ये वाली इंडेंटेशन दिखेगी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, ऐसे देखो फर्स्ट लाइन को कर रहा हूँ। अब ये वाली इंडेंटेशन क्या करेगी, ये आपको बाकी लाइन्स को आगे पीछे करने के लिए जरूरत पड़ेगी, जिसको हैंगिंग इंडेंट बोला जाता है। एक हैंगिंग है, एक फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, एक लेफ्ट है, एक राइट इंडेंटेशन है। ठीक है ना, तो वो दो मैंने पढ़ा दी। अब इससे आपकी फर्स्ट लाइन आगे पीछे होगी, इस तरह से देख लो। बाकी में कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन अगर बाकियों को करना है तो देखो हैंगिंग इंडेंट आ गया। इस तरह से आप हैंगिंग इंडेंट का इस्तेमाल करोगे बाकी लाइंस के लिए। फर्स्ट लाइन को इधर उधर करने के लिए आपको फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का इस्तेमाल करना है। अब कभी कभार बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर हम जब भी माइक्रोसॉफ्ट में लिखते हैं बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये ऊपर वाला इतना स्पेस खाली होता है। अगर हम चाहें ऊपर लिखने की कोशिश करें तो वो कैसे करेंगे? टॉप मार्जिन को आप थोड़ा सा ऊपर लोगे इस तरह से। अब आप देखो कहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया, अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब अगर आप चाहो कि नहीं ऊपर थोड़ी स्पेस मुझे छोड़नी है तो यहाँ पर आप आओगे, मार्जिन को थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो ऊपर वाला मार्जिन खाली रह जाएगा। मार्जिन होता है जो ऊपर वाला स्पेस होता है खाली, वही। ये जो शेडिंग होता है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम सीवी बना रहे हैं तो मैंने लिखा वहां पे TECHNICL टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है ना, अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे ही लिखा
तो मैं इस टेक्निकल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे पास कंडीशन ये है कि मैं जब टेक्निकल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड कलर दूं तो वो फुल लाइन तक आ जाए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक फुल लाइन तक वो आ जाए। तो वो हमें कैसे करना पड़ता है, देखिए हाईलाइट कलर, तो ये उतना हाईलाइट करेगा जितना टेक्स्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना लिखा हुआ है वहां तक पूरा बैकग्राउंड कलर हो, लेकिन अगर लिखा हुआ हो या ना हो, खाली जगह पर भी कलर हो, तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे, तब हम यूज करते हैं शेडिंग का। नो कलर करता हूँ। अब देखो शेडिंग में आने के बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया। शेडिंग में आने के बाद यहाँ पे कलर में जो भी अप्लाई करूंगा वो फुल लाइन को होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम फुल लाइन को कलर करने की कोशिश करते हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि फुल लाइन को कैसे कलर किया जाता है, वो शेडिंग से किया जाता है फुल लाइन को कलर। तो अगर इसको आपको हटाना है तो आप नॉर्मल सी बात है यहाँ पे कर्सर रखोगे, नो कलर करोगे तो आपका ये वाला जो सेटिंग है ये हट जाएगी। उसके बाद वाला ऑप्शन यहाँ ऊपर अगर देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये दरअसल कर्सर की डायरेक्शन है। देखो कैसे, अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से लिखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश लेफ्ट टू राइट, उर्दू जो होती है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे अगर आप देखो राइट टू लेफ्ट उर्दू की तरह कर्सर रहेगा यहीं पर, आप जो लिखोगे वो यहाँ पर आता रहेगा लेफ्ट साइड में, कर्सर राइट में रहेगा। अब अगर कर्सर को लेफ्ट में लाना है तो लेफ्ट टू राइट करोगे तो यहाँ से लिखोगे जैसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो टेक्स्ट ए से लेके जेड तक वो तो ऑटोमेटिकली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको डिसेंडिंग कर दूँ, जेड ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद सी आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए। तो इस तरह से मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, तो जैसे ही सॉर्टिंग पे क्लिक किया यहाँ पे खुलेगा सॉर्ट बाय, किससे आप सॉर्ट कर रहे हो, पैराग्राफ से सॉर्ट कर रहे हो, टाइप क्या है, आप किस चीज़ को कर रहे हो सॉर्टिंग, टाइप क्या है आपका, किस चीज़ को सॉर्टिंग कर रहे हो, तो वो वहाँ पे टेक्स्ट है। आप यहाँ पे करोगे असेंडिंग बाय डिफॉल्ट है, आप डिसेंडिंग कर दो तो देख लेना जेड सी बी ए आ गया। अब इसी तरह से आपको ए टू जेड करना है, फिर से इस पे क्लिक, टाइप क्या है, टेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है असेंडिंग, तो आप इस तरह से असेंडिंग कर सकते हो। अब मैंने लिखा वन, एंटर करके टू, एंटर करके थ्री और फोर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब फोर थ्री टू वन आ जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये नंबर है, ठीक है, सॉर्ट बाय नंबर। अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में तो मैं करता हूँ डिसेंडिंग, तो हो जाएगा जी फोर थ्री टू वन। अगर कभी कभार हमें ये ऑर्डर रखना पड़े, बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं जिसमें हम ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों के नाम फिर बी से स्टार्ट होने वाले, तो उस वक्त हम करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग। उसके बाद ये वाला जो होता है हाइड एंड शो, ये हाइड एंड शो क्या करता है, ये हर एक पैराग्राफ को इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ खत्म कहाँ हो रहा है। इसका रेफरेंस टैब के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, इंशाल्लाह जब रेफरेंस टैब में पहुंचे तो मैं तभी आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं नॉर्मल दिखा देता हूँ। होम टैब में ये क्या यूज़ देगा, ये हमें बताएगा कि पैराग्राफ कहाँ कहाँ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। हटाने के लिए इसके ऊपर फिर से क्लिक करो तो ये हट जाएगा। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है, बट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा लेंथी ऑप्शन है, बॉर्डर्स। क्या बोला जाता है, बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है बॉटम बॉर्डर। बॉर्डर दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं टेक्स्ट बॉर्डर, दूसरे को बोलते हैं हम पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर और टेक्स्ट बॉर्डर में क्या फर्क होता है, टेक्स्ट बॉर्डर लगता है जितना आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको मैं अगर बॉर्डर लगाने की कोशिश करूंगा तो मैं टेक्स्ट बॉर्डर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर पेज को फुल पेज को यहाँ से कॉर्नर से अगर फुल पेज को करना है तो पेज बॉर्डर करूंगा। तो बॉटम बॉर्डर अगर आप इस तरह से करोगे तो देखो बॉटम बॉर्डर लगी। अब आप यहीं पे आकर आप करोगे टॉप बॉर्डर, तो ऊपर एक बॉर्डर लगेगी इसी पैराग्राफ पे, ठीक है। अगर आपको सबको करना है तो फिर आपको सबको सिलेक्ट करके आप टॉप बॉर्डर लगा सकते हो इस तरह से, देखो टॉप बॉर्डर लगी। अब उसके बाद बात करते हैं, टॉप के बाद थर्ड ऑप्शन आता है लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट साइड में लगाना है तो इस तरह से देखो आप लेफ्ट साइड में लगा रहे हो। अभी मेरा कर्सर एक पैराग्राफ में था इसलिए इसको लगी, आप चाहो सबको तो फिर इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप लेफ्ट बॉर्डर करोगे तो लेफ्ट को हो जाएगा। यहीं से ऑप्शन आएगा राइट बॉर्डर, आप राइट बॉर्डर करो तो देखो राइट बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब इन सबको हटाना है तो नीचे ऑप्शन है नो बॉर्डर, आपको सबको हटाना है लेकिन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ करोगे नो बॉर्डर, ठीक है। होगी जी सारी बॉर्डर्स आपकी यहाँ से हटी। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर्स। अब अगर आप वन बाय वन करके ना करो, एक ही बार आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आप करोगे ऑल बॉर्डर, इनसाइड में भी बॉर्डर्स लग जाएंगी, अंदर भी आप देख लो इस तरह से ये टेक्स्ट को। तो उसके बाद इसको हटाना है तो सबको एक बार आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद नो बॉर्डर्स अप्लाई करोगे, ठीक है।
नो बॉर्डर्स के बाद यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर्स, अगर आपको सिर्फ बाहर से ही लगाने, इनसाइड बॉर्डर नहीं लगाने, मतलब अंदर से, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे सबको, डेटा को, और यहाँ से करेंगे आउटसाइड बॉर्डर्स। तो इस तरह से देखो आउटसाइड बॉर्डर्स ला दिए। उसके बाद आता है, अगर आप आउटसाइड के बदले इनसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है, इनसाइड अंदर ही बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो पहले आप करोगे नो बॉर्डर्स, फिर यहाँ पे आके करोगे इनसाइड बॉर्डर्स, बस अंदर ही बॉर्डर्स लग जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। ये हमें हमेशा लगता है कहाँ पे, जब हमारे पास टेबल हो। तो फिलहाल अगर मैं कंट्रोल एन करके मैं एक टेबल डालता हूँ, उसमें मैं आपको इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या एक टेबल डाली हुई है, ठीक है, नॉर्मल सी एक छोटी सी टेबल डालता हूँ, और इस टेबल को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लस वाले साइन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या ऐसे नॉर्मली बाय ड्रैगिंग माउस भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर होम में आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन जो मिलता है आपको इनसाइड बॉर्डर्स। इनसाइड बॉर्डर्स का मतलब होता है ये जो अंदर आपने, और रोज में आप देखो जो टेढ़ी लाइनें होती हैं हॉरिजेंटल वे में ये लगी हुई है, वर्टिकल वे में खड़ी लाइंस लगी हुई हैं। अगर आपको ये हटानी है और ये लगानी है, तो यहाँ पे आपको देखो अभी फिलहाल ऑप्शन इस एक्टिव है क्योंकि ये लगी हुई है। मैं करता हूँ इनसाइड बॉर्डर्स को ऑफ। अब देखो अंदर की जो बॉर्डर्स हैं वो सारी गायब होगी। अब यहीं पे क्लिक करके मैं करता हूँ इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, देखो सारी की सारी खड़ी लाइंस लग गई, वर्टिकल लाइन। अब इसी तरह से मैं इनको हटाऊंगा, तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो वर्टिकल लाइन हट गई। अब मैं हॉरिजेंटल लाइन लगाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर अंदर, तो इस तरह से अंदर बॉर्डर लग गई। तो हॉरिजेंटल टेढ़ी बॉर्डर अंदर लगानी है, खड़ी बॉर्डर लगानी है तो वर्टिकल लगाओगे अंदर, यहाँ पे इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। उसके बाद आता है डायगोनल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक बॉर्डर लग जाए, तो यहाँ पे कर्सर रखो। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको डायगोनल डाउन बॉर्डर, तो इस तरह से यहाँ पे तो डायगोनल अप बॉर्डर लग जाएगी इस तरह से। अब आप चाहते हो सबको मैं ये बॉर्डर्स लगाऊं इसी तरह की, इस सेल में भी, इस सेल में भी, इस सेल में भी, तो आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे करोगे डायगोनल डाउन बॉर्डर, देखो सबको डाउन बॉर्डर लग चुकी है। अब मैं अगर करूं डायगोनल अप बॉर्डर, तो इसको टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करूंगा डायगोनल अप बॉर्डर, देखो सबको ऊपर भी बॉर्डर्स लग चुकी हैं। अब हटाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आकर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा, फिर से आऊंगा दूसरे पे दोबारा क्लिक करूंगा, तो इस तरह से ये बॉर्डर्स हट जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है हॉरिजेंटल लाइन। अगर आपको बीच में सेल के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन डालनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके हॉरिजेंटल लाइन ऐसे क्लिक करोगे तो देखो बीच में एक लाइन लग चुकी है। तो ये सारा जो भी काम था ये टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा था यहाँ से नीचे। उसके बाद आता है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल है ना, ये एक आपके पास कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है जो वर्टिकल में होते हैं, और ये वाला एक रो है और ये वाला दूसरा रो है। अब मुझे डाउट है कि इस वाले कॉलम की विड्थ और इस वाले कॉलम की विड्थ बराबर नहीं है। वैसे तो बराबर है, लेकिन अगर कभी डाउट हो जाए तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से ड्रा करूँ, उस वक्त मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूंगा ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल करते ही मेरे पास कर्सर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पेंसिल में। तो मैं इस तरह से पकड़ कर खींचूंगा तो एक लाइन यहाँ पे डाल दूंगा, एक लाइन यहाँ पे डाल दूंगा, एक लाइन यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अपनी मर्जी से अगर आपको टेबल बनानी होती है, आपको जैसे सीरियल नंबर छोटा रखना है, नेम आपको बड़ा रखना है, फोन नंबर छोटा रखना है, आधार उससे थोड़ा बड़ा, टेबल आपने की उसके बाद ये हटेगा नहीं, तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ड्रा टेबल वाला कर्सर हट। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस दरअसल है क्या, ग्रिड लाइंस का मतलब होता है कि जो आपकी ये टेबल है ये ग्रिड लाइन से मिलकर बनी हुई है। अब इसको हाइड या शो करना है तो आप ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं अगर करता हूँ टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करूंगा नो बॉर्डर्स, तो आपकी टेबल बनी हुई है लेकिन आपको शो नहीं होगी। देखो अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हो रहा है सिलेक्ट, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कॉलम भी हो रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कॉलम, बट विजिबल नहीं है। अब रोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से रोज हो रहे हैं। मेरे पेज के अंदर टेबल है मगर मुझे नजर नहीं आ रही है। बस पता किससे चल रहा है, इस प्लस के साइन से जिससे टेबल सिलेक्ट होती है। तो इसको मैं एक बार एक्टिव करूंगा अगर मुझे टेबल को ग्रिड लेंस फिर से लानी है, तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करूंगा प्लस पे क्लिक करके, यहीं पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिलेगा,
इधर ऑप्शन होगा अब व्यू ग्रिड लाइंस, जो ग्रिड लाइंस टेबल की थी वो मैंने हटा दी थी, अब व्यू ग्रिड लाइंस करूंगा तो वापस आ जाएंगे। इस तरह से देखो अब टेबल आपकी वापस नजर आ रही है। फिर आप इसको बॉर्डर वगैरह अच्छे से कर सकते हो टेबल को, ठीक है। इस तरह से राइट क्लिक करके हम इसको कट करेंगे, बॉर्डर हमारी गायब हो जाएगी। लेकिन ये बॉर्डर्स का टॉपिक बहुत लंबा है, ये अभी खत्म नहीं हो रहा क्योंकि अभी बॉर्डर एंड शेडिंग आ गई है। अभी तक आप टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉर्डर देख रहे थे और उसके साथ टेबल बॉर्डर भी देखा आपने, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेज को बॉर्डर्स कैसे करें। देखो मैं यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन पहला मिलता है बॉर्डर्स, दूसरा मिलता है पेज बॉर्डर, तीसरा मिलता है शेडिंग। शेडिंग तो स्टाइल है, बॉर्डर्स मगर ये कौन सी है, ये टेक्स्ट बॉर्डर है, ये हमने पढ़ ली है। हम पेज बॉर्डर को उठाएंगे। पेज बॉर्डर में सबसे पहले आती है सेटिंग, इसमें नन है, बॉक्स है, शेडो है, 3D है। यानी कि आप बॉर्डर्स जो रखोगे उसके पीछे क्या स्टाइल रखोगे, शेडो रखोगे या नहीं। चलो मैं एक शेडो को भी क्लिक करता हूँ कि मुझे शेडो में चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन खुल गया प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब होता है जो बॉर्डर्स आप लगाओगे उसको पहले प्रीव्यू करके देखोगे। तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल आपको कैसा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोला ये वाला स्टाइल मुझे चाहिए। तो देखो शेडिंग मैंने की थी तो यहाँ पीछे कुछ शेड्स आ रहा है। अब अगर बॉक्स करूँ तो यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, 3D करूँ तो इस तरह से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कलर है कि आपने आपने जो स्टाइल उठाया है बॉर्डर का उसको कलर कैसा करना चाहते हो पेज को बाहर से, तो मैंने कहा ये वाला कलर मुझे करना है। फिर है विड्थ, ये जो बॉर्डर है ये कितने पॉइंट्स पे मोटी होनी चाहिए पीटीएस पे, मैं यहाँ पे करता हूँ 6 पॉइंट पे, इतनी मोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे आर्ट को छोड़ दो, मैं अभी आर्ट को पढ़ाता हूँ। पहले हम अप्लाई करेंगे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने पेज हैं अभी सब पे मुझे अप्लाई करना है, तो मैं ओके करूंगा। अब देखो मेरे पेज को मैं छोटा करता हूँ। आप देख लो पेज इस तरह से हुआ है। देखो पेज को बॉर्डर अच्छे से हमारी लग चुकी है। तो होल डॉक्यूमेंट को करना है, मतलब इसमें जितने पेज हैं सबको बॉर्डर्स लग जाएगी होल डॉक्यूमेंट से। यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन लिखा होता है पेज 1 of 4, मतलब अभी मेरा कर्सर पहले पेज पे है तो ये टोटल पेजेस कितने हैं, 4। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पे पेज बॉर्डर पे आकर अब मैं उठाता हूँ आर्ट, मतलब मुझे ये वाला जो स्टाइल है ये नहीं उठाना है, मुझे कोई आर्ट रखना है। तो मैं यहाँ से ये वाला आर्ट रखता हूँ। आर्ट रखने के बाद करूँगा दूसरा ऑप्शन यहाँ से यूज दिस सेक्शन पे क्लिक करते ही आप देख लेना फिर उतने ही बॉर्ड पेज जो है 4 पेज मेरे पास, चारों को लग जाएगी सेम बॉर्डर। अब तीसरा ऑप्शन इसमें होता है पेज बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करने के बाद पेज बॉर्डर पे आता हूँ, यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट जो इसके बाद आता है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि मुझे बाकी 3 को नहीं करना है, फर्स्ट पेज को जो कंटेंट पेज है उसी को करना है, ऐसे समझो आप। तो मैं ओके करता हूँ। अब आप देखोगे ये तीसरा चौथा था, ये तीसरा है, ये दूसरा है, पहले को हुआ है बाकियों को नहीं हुआ। अब मेरे पास कंडीशन ये है कि ठीक है सबको भी कर सकते हैं, फर्स्ट को करेंगे बाकियों को छोड़ेंगे, ये भी हो सकता है। अब वो करेंगे और फर्स्ट को छोड़ेंगे, ये कैसे होगा, तो यहीं पे पेज बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाओ। अब कोई और आर्ट उठाता हूँ ताकि आप देख सको, यहाँ पे मैंने ये ग्रीनरी कुछ ली है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, सबको होगा बॉर्डर लेकिन फर्स्ट पेज को नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप देखो सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, लेकिन पहले को नहीं। और अब देखो पेज बॉर्डर एंड शेडिंग जो हमारा ऑप्शन था वो एटलीस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि अगर कभी कभार आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछे कि ठीक है सर सब पेजेस को बॉर्डर लगा सकते हैं, फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकियों को लगा सकते हैं, बाकियों को छोड़ के फर्स्ट पेज को लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस सेंटर वाले को यानी कि इस सेकंड वन को मुझे करना है जिसमें मेरा कर्सर है, पहले को भी छोड़ना है बाकियों को भी छोड़ना है, तो वो कैसे करें। तो याद रखना इसके लिए हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 4 ही ऑप्शन है। पेज बॉर्डर पे आता हूँ, बाय डिफॉल्ट देखो 4 ऑप्शन है, होल डॉक्यूमेंट होता है, दिस सेक्शन होता है, फर्स्ट पेज ओनली होता है, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज होता है। इसमें बीच वाला मिडिल पेज का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें कस्टम सेटिंग पहले करनी पड़ती है, यानी कि मुझे यहाँ से और यहाँ से इन 4-5 पेजेस जो हैं इनको मुझे 3 सेक्शन में कन्वर्ट करना है। ये एक सेक्शन वाला पेज रहेगा, दूसरा पेज रहेगा दूसरा सेक्शन, तीसरा चौथा और पांचवा रहेगा थर्ड सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कर्सर जो है इसको पहले पेज के लास्ट पे लाना है। इस तरह से आप अगर इसको करना चाहते हो तो फिर इस पेज के लास्ट पे लाओगे, ठीक है।
तो मैं फ़िलहाल सेकंड वन को करना चाहता हूँ, पहले को भी छोड़ूँगा और बाकी 3 को भी छोड़ूँगा। तो कर्सर मैंने यहाँ पे रखा, उसके बाद मुझे आना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ब्रेक्स। ब्रेक्स में यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन कंटिन्यूस। आप कंटिन्यूस पे एक बार क्लिक करोगे तो सेक्शन हमारा यहाँ बन चुका है, लेकिन अभी तक सेक्शन 1 बना है पहला। बाकी यहाँ से आगे जितने भी पेज हैं 4, ये कंसिडर्ड हो रहे हैं सेकंड सेक्शन। तो मैं यहाँ इस पेज के लास्ट पे लाता हूँ कर्सर, फिर मैं यहाँ पे दोबारा करूँगा ब्रेक्स में आने के बाद यहाँ पे करूँगा कंटिन्यूस। अब क्या होगा, अब एक सेक्शन यह है, एक सेक्शन यह है और बीच वाला एक सेक्शन है। अब मैं कर्सर यहाँ पे रखने के बाद वापस होम टैब में आता हूँ, यहाँ पे पेज बॉर्डर एंड शेडिंग में आऊँगा दोबारा और यहाँ से मैं उठाऊँगा कोई आर्ट। पेज बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से कोई आर्ट उठा रहा हूँ, फिलहाल जैसे मैंने ये आर्ट उठाया और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होल डॉक्यूमेंट आपको नहीं करना है, आपको दिस सेक्शन करना है, क्योंकि अभी ये 3 सेक्शन में कन्वर्ट हुआ है और कर्सर जिस सेक्शन में है वो आपको दिखाना है कि मुझे इसी सेक्शन को करना है, इसलिए मैं दिस सेक्शन वाला ऑप्शन यूज करता हूँ। अब देखो आप, बस इसको हो जाएगा ना, इन 3 पेजेस को होगा ना इसको होगा, बीच वाले को इस तरह से होता है जब हम इसको सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। इस बात करते हैं स्टाइलिस की, ये स्टाइलिस कहाँ अप्लाई होते हैं। देखो स्टाइलिस अप्लाई होते हैं, इसमें दो दो चीजें होती हैं, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है हेडिंग। देखो टेक्स्ट और हेडिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, टेक्स्ट और हेडिंग में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल हम टाइप करते हैं, हम लिखते हैं, हम इससे कोई नई चीज जनरेट नहीं कर पाते हैं। हेडिंग एक इस तरह का टेक्स्ट है जिससे हम कोई नई चीज जनरेट कर सकते हैं, नई चीज बना सकते हैं। हेडिंग से बनता क्या है, हेडिंग से ज्यादातर टेबल ऑफ कंटेंट बनती है, पहला पेज जो होता है वो बन जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ ऑन से पहले और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ से एक ब्लैंक पेज उठाता हूँ ताकि टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज बना सकूँ। अभी मेरी इस डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस हैं लिखे हुए और एक पेज है खाली। अब मैं चाहता हूँ कि पहला पेज टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए जिसपे हो कि लेसन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस पेज पे है, पेज नंबर क्या है। तो वो हम कर सकते हैं किससे, वो हम कर सकते हैं इन हेडिंग की मदद से। तो करना कैसे है मुझे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इस लेसन का मैं नाम रखता हूँ कश्मीर, ठीक है। और जैसे ही मैंने कश्मीर लिखा, अब इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ हेडिंग में और इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। अब हेडिंग में जैसे ही कन्वर्ट किया, इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड पेज पे। इस लेसन का नाम मैं रखता हूँ कंगन, फॉर सपोज ये एक जगह है। अब ये ऊपर चली जाएगी, कोई इशू नहीं है, इधर जगह नहीं थी तो फिर इसके पीछे कर्सर रख के एंटर करोगे तो ये दोबारा नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको सिलेक्ट करो, हेडिंग 1 में ही कन्वर्ट करो, हेडिंग 2 में नहीं करना है क्योंकि वो मैं बताऊंगा। रेफरेंस टैब में दरअसल टेबल ऑफ कंटेंट बनती है यहाँ पर, तो लेवल 2 में आती है। यहाँ पे हेडिंग जो आपकी होम टैब में है, हेडिंग सेकंड, वो लेवल 2 में आती है जब हमें लेसन की सब लेसन्स बनानी पड़ती हैं। फिलहाल आप हेडिंग 1 में कन्वर्ट करो सेकंड लेसन। अब थर्ड लेसन जो है इसको मैं लिखता हूँ जैसे MOUSE, माउस। इस लेसन का नाम क्या है, माउस। और लेसन का नाम जो है इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट करूंगा, हेडिंग 1। और यहाँ पे आगे हम पेज नंबर 4 पे इसका मैं लिखता हूँ जैसे COMPUTR, कंप्यूटर, यानी कि ये लेसन किसके बारे में है, कंप्यूटर के बारे में है। जगह ना होने की वजह से ऊपर आया, एंटर करो, नीचे आ जाएगा, फिर सिलेक्ट करो और ये हेडिंग जो है इस पर क्लिक करोगे तो ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा जूम कम करके दिखाता हूँ। मेरे पास लेसन है 4 और मैं इनकी टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ बनाना चाहता हूँ। हेडिंग कन्वर्ट करने के बाद मुझे कर्सर रखना है पहले पेज पे, उसके बाद मुझे रेफरेंस में जाना है। रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने 4 लेसन खुलकर आ गए। कश्मीर पेज नंबर 2 पे है, कंगन पेज नंबर 3 पे है, माउस पेज नंबर 4 पे है, कंप्यूटर पेज नंबर 5 पे है। अब इस तरह से आप बना सकते हो। अपनी बुक अगर लिख रहे हो MS वर्ड में तो उसका आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो इन हेडिंग की मदद से। अब आपको जाना है अगर कंप्यूटर वाले लेसन पे, तो यहाँ पे कर्सर रखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल और क्लिक करोगे, ठीक है। आप देखो कंप्यूटर पे पहुंच आए, ठीक है। अब वापस आपको क्या करना है, या तो आपको हर एक पेज को अप डाउन करके पहुंचना है। अब यहाँ पे आपको इस पे पहुंचना है कश्मीर पे, तो कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके आप कश्मीर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे।
याद रखना हेडिंग का पता कब कैसे चलता है कि ये टेक्स्ट है या हेडिंग है, जब आप इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो ड्रॉप डाउन बटन यहाँ कोने में दिखेगा, तो समझो कि ये टेक्स्ट नहीं है, ये हेडिंग है कुछ। ठीक है, तो ये आपस में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हेडिंग में ये कुछ स्टाइल्स हैं जिनको हम नॉर्मली अप्लाई कर देते हैं किसी भी टेक्स्ट पे। और उसके बाद जो स्टाइल ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, इसमें स्टाइल सेट करना है, कलर देना है, फॉन्ट है, ये ऑलरेडी यहाँ भी है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है एडिटिंग वाला ग्रुप। इसमें है पहला फाइंड। फाइंड से हम क्या करते हैं, कोई किसी चीज को ढूंढते हैं, किसी वर्ड को ढूंढते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे है फाइंड। आप फाइंड पे जैसे ही क्लिक करते हो, आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो, मैं फाइंड कर रहा हूँ कि बोथ कहाँ लिखा हुआ है। और मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनिश हो गया, एक ही जगह फाइंड लिखा हुआ था। अब इसके बाद ऑप्शन होता है गो टू। आप जाना चाहते हो अगर किसी पेज पे, किसी सेक्शन पे जाना चाहते हो, जैसे मैं लाइन पे जाना चाहता हूँ तो मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करूंगा इस तरह से, प्रीवियस क्लिक करता जाऊंगा तो मेरा कर्सर दूसरी दूसरी पुरानी लाइंस में वापस आता जाएगा। बुक मार्क कहीं यूज हुआ, एंड नोट, फुट नोट, ये आगे इंशाल्लाह आप सीख जाओगे, लेकिन फिलहाल आपको लाइन ही का पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप एक लाइन में कहाँ जा सकते हो, गो टू के ऑप्शन से। अभी मैं जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा तो कर्सर मेरा यहाँ आप देख लो यूर डॉक्यूमेंट के सामने है, तो नेक्स्ट करता हूँ, अदर पे नेक्स्ट करता हूँ, विद पे, इस तरह से नेक्स्ट करते करते जाएंगे, प्रीवियस करते करते जाएंगे। और अगर पेज हमारे पास दो होंगे, पहले मैं एक पेज लाऊंगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज कर दो। अब कर्सर आपका यहाँ पर है और आपने क्या किया हुआ है, होम टैब में यहाँ पे फाइंड में गए हो, गो पे, यहाँ पे है पेज और आप करोगे नेक्स्ट पेज पे तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे होगा। प्रीवियस पे जाओगे तो वापस आ जाएगा। बुक मार्क वगैरह ये अभी पढ़े नहीं, जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बता दूंगा कि कहाँ आपको कैसे जाना है इनमें। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है फाइंड से, आप किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। और गो से आप जा सकते हो लाइन पे या पेज नंबर किसी पे या पेज पे। तो उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस से हम किसी वर्ड को रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर वर्ड यूज हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट को फाइल्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे DOCUMENT जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मुझे चाहिए फाइल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेना, रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है। अगर मैं एक बार करता हूँ तो जहाँ पर पहली दफ़ा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, ये इसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन मैं करूँगा रिप्लेस ऑल, जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट है वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाएगा और ये गिन के भी बताएगा। अभी देखो यहाँ पे इसने बोला 6 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। अब आप देखो यहाँ पे फाइल्स था, हो गया रिप्लेस, यहाँ पे फाइल्स था। तो भाई एक चीज याद रखना, थ्री इडियट मूवी में भी रिप्लेस वाला ही ऑप्शन यूज हुआ था, जहाँ पे एक वर्ड का उसने चेंज कर दिया था तो पूरे का पूरा ऐसे ही की मीनिंग बदल चुकी थी। तो वहां पर भी रिप्लेस का ही ऑप्शन यूज हुआ था। और उसके बाद ऑप्शन होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जिससे पूरे का पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाता है इस तरह से। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जब यूज हमारे पास हो दो तीन, क्योंकि वो अभी पढ़े नहीं है, इंसर्ट में इंशाल्लाह फोटोज पढ़ेंगे तब बता दूंगा सिलेक्ट फोटोज को कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का सेकंड वन ऑप्शन होता है। तो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या करता है कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा जिसकी फॉर्मेटिंग सेम है। देखो इनकी भी फॉर्मेटिंग सेम है, कभी कभार ये क्या करता है इसको और इसको सिलेक्ट कर देगा, बीच वाले को छोड़ेगा। और कभी कभार क्या करेगा, इसकी फॉर्मेटिंग जैसे मैंने चेंज की थी, अल्जेरियन स्टाइल रखा है तो इसी को सिलेक्ट करेगा। अब देखते हैं मेरे केस में किसको सिलेक्ट करता है, जिसकी फॉर्मेटिंग सिमिलर होगी। ये इनमें से किसको उठाएगा, तो मेरे केस में बीच वाले को उठा रहा है कि इसकी फॉर्मेटिंग सेम है। कभी कभार ये इसको और इसको सिलेक्ट करेगा कि इनकी फॉर्मेटिंग सेम है। तो एडवांस वाला जो वर्ड है उसमें यहाँ पे एक होता है ऑप्शन सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में क्या करते हैं, फोटोज हम हाइड कर सकते हैं, फिर उन पे काम करके फोटोज को शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 10 फोटो लाए तो पहले हाइड करो, फिर एक एक पे काम करो, फिर शो करो उनको। तो वो भी मैंने बता दिया, लेकिन इसमें नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो होम टैब एमएस वर्ड का है पहला वो हो चुका है खत्म। अगर किसी को भी इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।